नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जब दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध से गुजर रही थी और ठीक उसी वक्त भारत अपनी आजादी के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की। हाँ, ये बड़ा ही नाजुक दौर था। मतलब दुनिया में जो हो रहा था और भारत की अपनी जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ गई थी। हाँ, कुल तो शुरू करते हैं सितंबर 1939 से। यूरोप में जंग छिड़ गई है, ब्रिटेन उसमें कूद पड़ा है। और लगभग फौरन ही 3 सितंबर को ब्रिटेन जंग में शामिल हुआ और उसके महज 2 दिन बाद ही भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई भारत भी लड़ाई में शामिल है, मित्र राष्ट्रों की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, ये ऐलान बिना किसी भारतीय नेता से पूछे, बिना किसी चुने हुए प्रतिनिधि से सलाह किए कर दिया गया। हाँ, यही असल मुद्दे की जड़ थी। यहीं से फिर टकराव शुरू हुआ जी। कांग्रेस ने इस पर जाहिर है कड़ी आपत्ति जताई। उनका सवाल सीधा था, भाई भारत का इतना बड़ा फैसला भारत के लोगों की मर्जी के बिना कैसे? बिल्कुल। कांग्रेस की मांगे भी साफ थी। उन्होंने कहा ठीक है, युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाइए जिसे भारतीय लोग चुने अपना संविधान बनाने के लिए, और उससे भी पहले फॉरेन केंद्र में एक ऐसी सरकार बने जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन वाइसराय लिनलिथको ने लगता है इन मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज यही दिखाते हैं कि अंग्रेज सरकार उस वक्त सत्ता में कोई खास हिस्सेदारी देने को तैयार ही नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया जिन जिन प्रांतों में उनकी सरकारें थीं। हाँ, अक्टूबर-नवंबर 1939 में। ये एक बड़ा राजनीतिक कदम था। इसने सरकार पर दबाव तो बनाया, पर एक तरह का गतिरोध भी पैदा हो गया। और ये गतिरोध फिर चलता रहा। फिर आया 1940 और यूरोप में हालात तेजी से बदले। हाँ, बहुत तेजी से। फ्रांस हार गया, बेल्जियम, हॉलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। ब्रिटेन पर सीधा खतरा मंडराने लगा। तो अब उन्हें भारत की जरूरत और ज्यादा महसूस हुई होगी। सैनिक, संसाधन। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इसी बदली हुई सिचुएशन में और शायद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940 से भी कुछ संकेत मिले होंगे कि भाई अगर केंद्र में अंतरिम सरकार बनती है तो सहयोग कर सकते हैं। तो वाइसराय लिनलिथको ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया। अच्छा, इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। हाँ, यही है अगस्त प्रस्ताव। तो इसमें क्या था? क्या लुभाने की कोशिश की गई भारतीयों को? इसमें देखिए, दस्तावेजों के हिसाब से 4 मुख्य बातें थीं। पहली, कहा गया कि भारत का लक्ष्य है डोमिनियन स्टेटस पाना, मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर स्वशासन। ठीक है। दूसरा, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे बढ़ाने का वादा किया, उसमें और ज्यादा भारतीयों को शामिल करने की बात कही। तीसरा, युद्ध खत्म होने पर एक संविधान सभा बनाने की बात थी जिसमें ज्यादातर भारतीय ही तय करेंगे कि संविधान कैसा हो, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों के हिसाब से। अच्छा। और चौथा, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाने का भी जिक्र था। तो डोमिनियन स्टेटस काउंसिल में ज्यादा भारतीय, संविधान सभा, सुनने में तो लगना है कि कुछ तो दे रहे थे। फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? कांग्रेस के लिए ये काफी नहीं था। उनकी मांग अब साफ तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता की थी। डोमिनियन स्टेटस उनके लिए अब अप्रासंगिक हो चुका था। हाँ, वो तो पहले की बात थी। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, जो उनकी मुख्य मांग थी कि भाई केंद्र में फौरन एक राष्ट्रीय सरकार बनाओ, उसका कोई साफ वादा इसमें नहीं था। काउंसिल में कुछ लोग बढ़ा देना एक बात है, पर असली सत्ता देना बिल्कुल दूसरी। समझ गया। और मुस्लिम लीग, उनका क्या रुख था? मुस्लिम लीग ने भी इसे नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसमें उनके लिए अलग मुल्क यानी पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। अच्छा। हालांकि प्रस्ताव में एक लाइन थी जिसने उनका ध्यान खींचा। ये कहा गया कि सत्ता किसी ऐसी सरकार को नहीं सौंपी जाएगी जिसे देश के बड़े और शक्तिशाली वर्गों का समर्थन न हो। लीग ने इसे एक तरह से अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के लिए वीटो पावर की तरह देखा। उन्हें लगा कि चलो, ये आश्वासन है कि हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं थोपा जाएगा, लेकिन फिर भी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव भी गया, वो भी फेल हो गया। गतिरोध वैसे का वैसा। हाँ, बिल्कुल। अब कहानी आगे बढ़ती है 1942 तक और अब आता है क्रिप्स मिशन। इस समय तक तो युद्ध के हालात और भी बिगड़ गए थे। हाँ, बहुत ज्यादा। दिसंबर 1941 में जापान युद्ध में कूद पड़ा था और वो बहुत तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ रहा था। मलाया, सिंगापुर, फिलीपींस, फिर बर्मा, सब पर जापानी कब्जा। तो खतरा बिल्कुल भारत के दरवाजे तक आ पहुंचा था। एकदम। भारत पर जापानी हमले का डर बिल्कुल असली लग रहा था। और शायद सिर्फ फौजी खतरा ही नहीं था, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था अंग्रेजों पर। बिल्कुल सही।
मित्र राष्ट्र, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के चांग काई शेक और ब्रिटेन के अंदर भी जो लेबर पार्टी थी, वो सब चर्चिल पर जबरदस्त दबाव डाल रहे थे कि भाई भारत का सहयोग हासिल करो, कुछ ठोस करो। डर था कि कहीं भारतीय असहयोग न कर दें या जापानियों का विरोध न करें। हाँ, उन्हें लगा कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध के नतीजे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी दबाव में फिर चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा, मार्च 1942। वो तो सुने में आया है कि थोड़े वामपंथी विचारों के थे और भारतीयों से सहानुभूति भी रखते थे। हाँ, क्रिप्स युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्हें इसीलिए चुना गया शायद। उनके पिटारे में जो प्रस्ताव थे वो अगस्त प्रस्ताव से कुछ आगे थे। क्या खास था उनमें? दस्तावेज बताते हैं कि पहली बार साफ तौर पर कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि उसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार होगा। ओहो, यानी पूर्ण स्वतंत्रता का दरवाजा खुला रखा था। हाँ, एक तरह से विकल्प दिया गया था। ये वाकई एक बड़ा कदम था। और संविधान सभा के बारे में? युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का वादा था। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने हुए लोग होंगे और देसी रियासतों से राजाओं के मनोनीत प्रतिनिधि। यही पर एक पेंच था जिस पर कांग्रेस को एतराज था। अच्छा, और वो कौन सा क्लॉज था जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा? वो था प्रांतों को भारतीय संघ से अलग रहने का विकल्प देना। क्या मतलब? प्रस्ताव में कहा गया कि अगर कोई प्रांत नया संविधान नहीं मानना चाहता तो वो अलग रह सकता है, अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रख सकता है और बाद में चाहे तो ब्रिटेन से अलग समझौता करके डोमिनियन स्टेटस ले सकता है। अरे, ये तो सीधे सीधे बंटवारे की तरफ इशारा था। बिल्कुल। दस्तावेजों की भाषा से लगता भी है कि ये शायद सिर्फ रियायत नहीं थी, बल्कि अंग्रेज रणनीतिकार शायद विभाजन की संभावना को हकीकत की तरह देख रहे थे। और फौरी तौर पे मतलब युद्ध के दौरान क्या देने की बात थी? फौरी तौर पे वही वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन, उसमें ज्यादा भारतीय नेताओं को शामिल करने की बात, लेकिन रक्षा जैसा अहम विभाग ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के पास ही रहना था। रक्षा नहीं देंगे? नहीं। क्रिप्स का तर्क था कि युद्ध चल रहा है, रक्षा का नियंत्रण नहीं दे सकते। तो फिर कांग्रेस ने क्या कहा? पूर्ण स्वतंत्रता का विकल्प तो था, भले ही बाद में मिलकर था। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। कई कारण थे। एक तो आजादी का वादा भविष्य का था, फौरन कुछ नहीं मिल रहा था। दूसरा, देसी रियासतों में राजाओं द्वारा मनोनयन, ये उन्हें अलोकतांत्रिक लगा। तीसरा और सबसे बड़ा, प्रांतों को अलग होने का हक देना, ये उन्हें भारत की एकता पर हमला लगा। उन्हें लगा ये तो पाकिस्तान बनाने का अप्रत्यक्ष तरीका है। हाँ, ये तो जाहिर है। और चौथा, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर कोई कंट्रोल नहीं, ये उन्हें मंजूर नहीं था। यहीं पर गांधी जी ने वो कहा था, एक डूबते हुए बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक। हाँ बिल्कुल, बहुत मशहूर टिप्पणी है ये। इसका मतलब उन्हें न सिर्फ वादों पर शक था, बल्कि शायद ब्रिटेन की युद्ध जीतने की काबिलियत पर भी। सही, उन्हें ये प्रस्ताव खोखले लगे। उधर मुस्लिम लीग ने भी इसे नामंजूर कर दिया। क्यों? उन्हें तो प्रांतों को अलग होने वाला क्लॉज ठीक लगा होगा। हाँ, वो भी उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये उनकी मांग को पूरी तरह से एड्रेस नहीं करता। तो कुल मिलाकर क्रिप्स मिशन भी बुरी तरह फेल। हाँ, बुरी तरह। और इस असफलता का नतीजा ये हुआ कि भारतीय नेताओं में निराशा और बढ़ गई। हाँ, उन्हें लगा होगा कि अंग्रेज वाकई सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, बस टाल रहे हैं। बिल्कुल, यही भावना मजबूत हुई। उधर जापान का खतरा सर पर। इसी माहौल में गांधी जी और कांग्रेस को लगा कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है, निर्णायक दबाव बनाना होगा। और यहीं से भूमिका बनी भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। एकदम सही। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेज भारत छोड़ें। फिर 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में AICC का अधिवेशन शुरू हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। और 8 अगस्त को वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, 8 अगस्त को नेहरू ने पेश किया, पटेल ने समर्थन किया और भारी बहुमत से भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव की मूल भावना क्या थी? क्या सिर्फ अंग्रेजों के जाने की बात थी या और भी कुछ? मुख्य मांग तो यही थी, भारत से ब्रिटिश राज फौरन खत्म हो, लेकिन साथ में एक स्वतंत्र भारत बनाने का संकल्प था जो अपनी रक्षा खुद करेगा और फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, मतलब जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ मित्र राष्ट्रों का साथ देगा अगर मुमकिन हुआ तो। अच्छा। प्रस्ताव में चेतावनी भी थी कि अगर मांगे नहीं मानी तो गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा अहिंसक जनसंघर्ष शुरू होगा। और इसी मौके पे गांधी जी ने वो नारा दिया, करो या मरो। इसका क्या मतलब था उस समय? ये एक आह्वान था। गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये कोई हिंसा का आह्वान नहीं था,
बल्कि ये दिखाने का कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देना है। हाँ, मतलब अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। बिल्कुल। उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की कि इस आखिरी लड़ाई में शामिल हों। हाँ, दस्तावेजों में उन अपीलों का जिक्र है। किसको क्या करने को कहा था उन्होंने, थोड़ा बताएंगे? हाँ, जैसे सरकारी कर्मचारियों से कहा कि नौकरी मत छोड़ो, पर कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाओ। सरकार के ऐसे आदेश मत मानो जो आंदोलन के खिलाफ हों। अच्छा। सैनिकों से कहा कि अपने ही भाइयों पर गोली मत चलाना। छात्रों से कहा कि अगर हिम्मत है तो पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में आ जाओ। राजा महाराजाओं से कहा कि जनता की संप्रभुता मानो, उनकी प्रजा खुद को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा समझे। किसानों से कहा कि अगर जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ हैं तो लगान दो, अगर वो सरकार के साथ हैं तो लगान देना बंद कर दो। ये तो पूरे समाज को झिंझोड़ने वाली अपील थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भी तो फौरन कार्रवाई की होगी। अरे बिल्कुल, सरकार तो पूरी तरह तैयार बैठी थी। जैसे ही प्रस्ताव पास हुआ, उसके कुछ ही घंटों के अंदर, मतलब 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया। ऑपरेशन जीरो आवर? हाँ, इसके तहत गांधी जी, नेहरू, पटेल, आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सबको एक साथ? हाँ, सबको। कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, बाकी वर्किंग कमेटी वालों को अहमदनगर किले में। तो जब सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, फिर आंदोलन का क्या हुआ? रुक गया? नहीं, यही तो इस आंदोलन की सबसे खास बात थी। नेता जेल में थे, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। ये एक तरह से अपने आप एक जन विद्रोह के रूप में पूरे देश में फैल गया। अच्छा। आम लोगों ने कमान संभाल ली। हाँ, आम लोगों ने, छोटे छोटे स्थानीय नेताओं ने। शुरू में हड़तालें हुईं, जुलूस निकले, प्रदर्शन हुए, फिर धीरे धीरे आंदोलन थोड़ा उग्र भी हुआ। जैसे सरकारी इमारतों पर हमले, थानों डाकघरों पर तिरंगा फहराने की कोशिशें, रेलवे लाइनें उखाड़ना, टेलीग्राफ के तार काट देना। मकसद था कि सरकारी कामकाज ठप कर दिया जाए। ये कहाँ ज्यादा फैला? वैसे तो लगभग पूरे भारत में असर था, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, इन इलाकों में बहुत जबरदस्त तीव्रता थी। शहरों से शुरू हुआ, फिर गांव तक पहुंच गया। इस दौरान कुछ भूमिगत गतिविधियां भी हुईं। गुप्त रेडियो वगैरह का भी जिक्र आता है। हाँ, जब खुलेआम विरोध करना मुश्किल हो गया तो बहुत से नेता अंडरग्राउंड हो गए। जैसे जयप्रकाश नारायण, वो हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसाफ अली, अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, ये सब। इन्होंने क्या किया? इन्होंने छिपकर आंदोलन को चलाया, तोड़फोड़ की कार्यवाहियां जारी रखीं। और हाँ, उषा मेहता जैसी वीरांगनाओं ने बॉम्बे में कई महीने तक एक गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया। अरे वाह, रेडियो? हाँ, वो खबरें, संदेश, देशभक्ति के गाने प्रसारित करते थे। इससे लोगों का हौसला बना रहता था। और कुछ जगहों पर तो लोगों ने अंग्रेजी राज हटाकर अपनी सरकारें ही बना ली थीं, समानांतर सरकारें। हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। दस्तावेज 3 खास समानांतर सरकारों का जिक्र करते हैं। पहली बनी बलिया में, उत्तर प्रदेश में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। कुछ दिनों के लिए ही सही, पर उन्होंने प्रशासन पर कब्जा कर लिया था, जेल के ताले खोल दिए थे। अच्छा, और दूसरी बंगाल के मिदनापुर जिले में, तामलुक में। उसे जातीय सरकार कहते थे। वो तो करीब 2 साल चली, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। 2 साल? हाँ, उन्होंने अपने स्कूल चलाए, अस्पताल चलाए, अपनी फौज विद्युत वाहिनी बनाई, तूफान पीड़ितों की मदद भी की। कमाल है। और तीसरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली बनी महाराष्ट्र के सतारा जिले में। प्रति सरकार कहते थे उसे। वो 1943 से 1946 तक चली। सतारा में? हाँ। वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल, ये बड़े नेता थे वहां के। उन्होंने भी अपना प्रशासन चलाया, अपनी अदालतें, न्यायदान मंडल बनाई, सरकारी तंत्र को पूरी चुनौती दी। ये समानांतर सरकारें ब्रिटिश राज के लिए सीधी चुनौती थी। जाहिर है सरकार ने इसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। अरे भयंकर दमन हुआ, लाठीचार्ज, आंसू गैस तो आम बात थी, हवाई जहाजों से मशीन गन तक चलाई गई, हजारों लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, गांवों पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए, बहुत जुल्म हुआ। लेकिन लोग डटे रहे। हाँ, जनता का जज्बा कमाल का था। इसी बीच गांधी जी ने जेल में उपवास भी रखा था, है ना? लंबा उपवास। हाँ, सरकार कह रही थी कि आंदोलन में जो हिंसा हुई उसके लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं। इसके विरोध में और सरकार के दमन के खिलाफ गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 से 21 दिन के उपवास का ऐलान किया, आगा खां पैलेस में। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी शायद। हाँ, बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था।
सरकार पर बहुत दबाव पड़ा कि उन्हें रिहा करो। देश विदेश से अपीलें हुई। वाइसराय की काउंसिल के 3 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया। एमएस सणे, एनआर सरकार, होमी मोदी। लेकिन चर्चिल नहीं माने। नहीं, वो टस से मस नहीं ने। लेकिन गांधी जी ने अपना उपवास पूरा किया। वो बच गए। इस उपवास ने आंदोलन करने वालों का हौसला बढ़ाया और सरकार की नैतिक स्थिति को कमजोर किया। आखिरकार सेहत का हवाला देकर उन्हें 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी राज की जड़ें हिला दी, भले ही उसे पूरी तरह उखाड़ नहीं पाया। बिल्कुल। इसी दौरान एक और धारा भी तो चल रही थी, आजाद हिंद फौज की। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कांग्रेस देश के अंदर लड़ रही थी, सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर से अंग्रेजों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। आजाद हिंद फौज यानी INA, इसका गठन कैसे हुआ था? इसकी शुरुआत तो असल में 1942 में मलाया में हुई थी। कैप्टन मोहन सिंह ने, जो भारतीय सैनिक जापानियों के कब्जे में आ गए थे, उनको लेकर। बाद में रास बिहारी बोस, जो पुराने क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसे संभाला। लेकिन असली जान तो इसमें सुभाष चंद्र बोस के आने से आई, जब वो जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे जुलाई 1943 में। हाँ, बिल्कुल। बोस के आने से INA में जैसे नया जोश आ गया। उन्होंने नेताजी के रूप में कमान संभाली। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। अरे वाह, अस्थायी सरकार! हाँ, और उसे जापान, जर्मनी, इटली समेत 9 देशों ने मान्यता भी दे दी। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, और वो मशहूर आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। INA ने भारत की जमीन पर हमला भी किया था। हाँ, उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा के रास्ते भारत पर हमला किया। वो इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए थे। अंडमान और निकोबार द्वीप जापानियों से मिले, उनका नाम रखा शहीद और स्वराज द्वीप। लेकिन फिर वो सफल नहीं हो पाए? नहीं, 1944-45 में युद्ध का पासा पलट गया। जापान की सप्लाई लाइन कट गई, मॉनसून आ गया, इम्फाल अभियान असफल रहा। लेकिन INA के सिपाहियों की बहादुरी, उनकी देशभक्ति की कहानियों ने, और बाद में जब उन पर लाल किले में मुकदमे चले, उसने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। हाँ, वो मुकदमे तो बहुत मशहूर हुए थे। बहुत। उसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया ही आयाम दे दिया। तो अब युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। मई 1945 में यूरोप में जर्मनी हार गया। भारत में भी शायद राजनीतिक गतिरोध तोड़ने की एक और कोशिश हुई। वेविल योजना और शिमला सम्मेलन। हाँ, लॉर्ड वेविल अब वाइसराय थे। लिलिथको की जगह 1943 में आए थे। ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार थी। उनके कहने पर वेविल ने एक नई योजना पेश की। जून 1945 में पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन वाले सारे नेता रिहा कर दिए गए। अच्छा। फिर वेविल ने 14 जून 1945 को एक योजना पेश की। इसे ही वेविल योजना कहते हैं। इसका मकसद क्या था और क्या प्रस्ताव थे इसमें? मकसद था कि केंद्र में एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए, जो एक तरह से अंतरिम सरकार जैसा काम करे जब तक नया संविधान न बन जाए। ठीक है। प्रस्ताव ये था कि वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर काउंसिल के बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। और सबसे अहम और विवादास्पद बात यह थी कि इसमें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर सीटें दी जाएंगी। बराबर? सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को? ये तो आबादी के हिसाब से नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी सीटें दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए थीं, सिख, दलित, ईसाई वगैरह। इसी योजना पर बात करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। जी हाँ, 25 जून 1945 को शिमला में सभी दलों का सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना आजाद थे, लीग की तरफ से जिन्ना और भी कई नेता थे। लेकिन यह सम्मेलन बुरी तरह फेल हो गया। फिर से फेल? क्यों? क्या फिर वही कांग्रेस और लीग का झगड़ा? हाँ, बिल्कुल। पेंच फंसा काउंसिल में मुस्लिम सदस्यों को चुनने पर। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि काउंसिल में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे, उन सबको चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग का होगा। सिर्फ लीग का? हाँ। उनका कहना था कि लीग ही भारत के मुसलमानों की अकेली नुमाइंदा जमात है। और कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अपनी लिस्ट में किसी को भी शामिल कर सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई भी। उस समय तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौलाना आजाद ही थे। हाँ, बिल्कुल। वो खुद एक इतने बड़े मुस्लिम विद्वान थे। कांग्रेस ये कैसे मान लेती कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती? सही बात है। बस इसी बात पे मामला टूट गया। जिन्ना पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वेविल ने कोशिश की, पर जब लीग ने अपनी लिस्ट देने से ही मना कर दिया,
तो वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। तो इस नाकामी से तो लीग का दावा और मजबूत हो गया होगा। हाँ, एक तरह से यही हुआ। ये साफ हो गया कि लीग एक बड़ी ताकत है और उसकी मर्जी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। उसे एक तरह से वीटो पावर मिल गया। तो हमने देखा कि ये पूरा दौर द्वितीय विश्व युद्ध का करीब 1939 से 1945 तक भारत के लिए कितना उथल-पुथल भरा रहा। एक तरफ अंग्रेजों के प्रस्ताव थे, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेविल योजना, जो नाकाफी थे और जिन्हें भारतीय नेताओं ने ठुकरा दिया। हाँ, एक के बाद एक सब फेल होते गए। और दूसरी तरफ जनता का गुस्सा, उनका संघर्ष बढ़ता गया, जिसका सबसे बड़ा रूप हमने भारत छोड़ो आंदोलन में देखा। और साथ में सुभाष बोस और आजाद हिंद फौज का वो बाहरी मोर्चा भी था। बिल्कुल। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत पर जबरदस्त दबाव बनाया, इसमें कोई शक नहीं। शिमला सम्मेलन की असफलता ने ये भी दिखा दिया कि आगे की राह आसान नहीं है, खासकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो खाई बढ़ती थी उसे देखते हुए। निश्चित रूप से ये पूरा दौर असफल वार्ताओं का और बढ़ते जन आंदोलन का गवाह बना। और हर असफलता ने, चाहे वो क्रिप्स मिशन में प्रांतों को अलग होने का विकल्प हो या शिमला में लीग का अड़ जाना हो, उसने कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही विभाजन की तरफ माहौल को और धकेला। हाँ, स्वतंत्रता और विभाजन की बातें जैसे एक दूसरे में उलझती चली गईं।